हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस तक में। तो आज पहला क्लास में लेने जा रहा हूँ यूट्यूब पर पॉलिटी का, और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का इतिहास, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उससे संबंधित जितने भी एक्ट हैं वो आज की क्लास में होगा। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली मैं बता दूं कि ये क्लास जो है वो 3 बुक का नोट्स का निचोड़ है। जैसे एक हो गया लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, और एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है पॉलिटी का, वो तीनों का निचोड़ नोट्स है। तो बेसिकली आज का जो क्लास भी करेगा स्टूडेंट, वो किसी भी एग्ज़ाम में यदि भारतीय संविधान के इतिहास से एक्ट से सवाल पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के इतिहास में जितने भी एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, उनको 2 प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला ये है कि कंपनी का शासन है, और दूसरा ये है कि क्राउन का शासन। क्राउन का शासन मतलब वहाँ का जो ताज है, ताज, क्राउन मतलब ताज होता है, वहाँ पे जो सरकार है ब्रिटेन का, उसका शासन क्राउन का शासन कहलाता है। तो भारतीय संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। आप जानते हैं कि 1493 में जब कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की का एक शहर था, उसका पतन हो जाता है, अर्थात मुस्लिम शासकों के हाथ में वहाँ का प्रशासन आ जाता है। तो यूरोप के और भारत से जो व्यापार संबंधित रास्ते थे वो अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यूरोप के निवासी भारत से व्यापार करने के लिए दूसरे रास्तों के खोजने के लिए निकल पड़े। तो इसी सिलसिले में समुद्री मार्ग से यूरोप के देशों ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने के लिए निकल पड़े। उसी सिलसिले में आप जानते हैं बार्थोलोम्यू डियाज निकलता है भारत की खोज करने के लिए, तो दक्षिण अफ्रीका की खोज करके वहीं से रुक जाता है। उसके बाद सफल भारत की खोज करने में वास्को डी गामा को हाथ लगती है। 1498 में भारत की खोज कर लेता है, और उसी रास्ते से जब व्यापार करके लौटता है अपने स्वदेश, तो उसे यात्रा भत्ता निकाल कर 60 गुना मुनाफा होता है। तो जब वहाँ यूरोप के निवासियों को पता चला, तो धीरे धीरे वो भारत की ओर व्यापार करने के लिए रुख अपनाते हैं। तो इसी सिलसिले में पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अंग्रेज हो गया और फ्रेंच हो गया, ये सभी व्यापारिक कंपनियां एक एक समय में भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते हैं। जिसमें वेदरा का युद्ध और वांडीवास के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का मतलब प्रभुत्व बढ़ जाता है। दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज ही सबसे मतलब शक्तिशाली दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद 1757 की क्रांति, उसके बाद 1764 की क्रांति के बाद जीतने के बाद अंग्रेज़ों का भारत में शासन करने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। उसी सिलसिले में जितने भी भारतीय मतलब राजा थे, उसमें राजनीति का दिलचस्प लेने लगे अंग्रेज, और लेने के क्रम में धीरे धीरे छोटे छोटे भूभाग जीतते जीतते कंपनी का मतलब कोठी स्थापित करते करते वहाँ पे सेनाओं का नियुक्ति करते हैं। और सेनाओं की नियुक्ति करने के बाद बहुत सारे भूभाग को जीतने लगते हैं। उसी भूभाग को चलाने के लिए शासन प्रशासन वहाँ चलाने के लिए बहुत सारे एक्ट और नियम लाते हैं। उसी प्रकार भारतीय संविधान के धीरे धीरे नींव बनना शुरू हो जाता है। उसी सिलसिले में कंपनी का शासन और क्राउन का शासन 2 प्रकार से भारतीय शासन में ये एक्ट आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंपनी का शासन, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चलकर 1858 तक ले जाता है। और फिर क्राउन का शासन चलता है 1858 के बाद 1947 तक। तो आप जानते हैं कि 1757 की क्रांति के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व किया था, उसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया था। फिर जैसे ये युद्ध जीतने के बाद उन लोगों का एक मार्ग खुल गया कि हाँ, भारत में प्रशासन और शासन व्यवस्था चलाया जा सकता है। उसके बाद फिर 1764 में हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध जीता जाता है। वो युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज को ये निश्चित हो जाता है कि अब हम लोग भारत में शासन कर सकते हैं। उसी प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में 1772 तक द्वैत शासन की पद्धति लागू कर देता है भारत में। द्वैत शासन की पद्धति का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो जो राजा होंगे उनको हाथ में दिया जाएगा। जितने भी वित्तीय मतलब काम थे, राजस्व से जितने भी काम थे, वो अंग्रेजों के हाथ में रखा जाएगा। ये निर्णय रॉबर्ट क्लाइव ने लिया। इसी प्रकार 1765 से 72 तक ले द्वैत शासन की पद्धति लागू हुई, और 1772 के बाद वारेन हेस्टिंग आता है और द्वैत शासन की पद्धति को समाप्त करके रेगुलेटिंग एक्ट लाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहला ये कानून था जो अंग्रेजों शासन द्वारा कंपनी पर पहला मतलब जिम्मेदारी सौंपा। तो कंपनी को क्या जिम्मेदारी सौंपा अंग्रेज के सरकार, वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा जाता है।
तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को जिम्मेदारी दी गई। क्या क्या जिम्मेदारी दी गई? तो पहला नियम यह है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसका मतलब ये था कि उस समय 3 गो प्रेसिडेंसी हुआ करता था, एक बम्बई, एक मद्रास और कलकत्ता। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव में बम्बई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया। दूसरा नियम तो ये हो गया। तीसरा नियम ये हो गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और इसके सहयोग के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दिया गया। और इसके तहत प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग हुए थे। बंगाल का गवर्नर पहले था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, गवर्नर जनरल नाम चेंज हुआ, तो वारेन हेस्टिंग हो गया प्रथम गवर्नर जनरल। कहाँ का? तो बंगाल का। तो तीसरा तो एक्ट ये हो गया। अब चौथा एक्ट में ये हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे और इसके अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिमेस्टर, हाइडे, ऐसे याद कीजिएगा। एलिजा इम्पे मुख्य थे, अन्य थे चेस्टर, लिमेस्टर, हाइडे। और पांचवा नियम ये हुआ कि कंपनी के 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के पहले जितने भी कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, कंपनी में काम भी करते थे और घूस भी लेते थे, भारतीय लोगों से उपहार भी लेते थे। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट जैसे आया, इस सभी को बंद कर दिए गए। यानी कर्मचारी जो है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, घूस नहीं ले सकते थे और उपहार लेना बंद कर दिया गया। तो बेसिकली 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में ये 5 गो मुख्य बातें याद कीजिएगा। पहला जो नियम 1773 था उसमें 5 नियम याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब सत्ता एक हाथ में जाना चाहिए। तो एक हाथ में किसके पास जाएगा? तो कलकत्ता के पास जाएगा। कितने प्रेसिडेंसी थे? तो 3, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो मेन पावर किसके हाथ में जाएगा? तो कलकत्ता के हाथ में जाएगा। तो यही कलकत्ता के हाथ में मेन पावर आ गया। यही हुआ केंद्रीय प्रशासन का मतलब। और तीसरा नियम ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और इसका प्रथम जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। और चौथा ये है कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चेस्टर, लिमेस्टर और हाइडे अन्य न्यायाधीश। पांचवा ये है कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार से रोक दिया गया और घूस लेना, उपहार लेना बंद कर दिया गया। ये तो हो गया 1773 में 5 मुख्य बातें। अब चलते हैं 1781 का बंदोबस्त कानून, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 2 ही मुख्य बातें हैं। जो गवर्नर जनरल जो बनाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापना किया गया था कलकत्ता में, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल जो थे वो जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। दूसरा ये है कि बंगाल के सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी एक कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। कलकत्ता सरकार को कौन सी शक्ति दे दी गई? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। ये है बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1773 में 5 मुख्य बातें और 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 2 मुख्य बातें। अब चलते हैं 1781 के बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसी में पहली बार द्वैत शासन, दोहरे शासन की शुरुआत की गई थी। तो दोहरे शासन की शुरुआत में क्या क्या थे? तो व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, व्यापारिक मामले के लिए ये और राजनीतिक मामले के लिए ये 2 भागों में विभक्त कर दिया। कंपनी के जो भी अधीन क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया इसी एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मुख्य 2 बातें। द्वैत शासन की शुरुआत। द्वैत शासन में क्या क्या था? तो व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन किया गया, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर गठन किया गया। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के अधीन जितने भी भारतीय क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आते हैं 1786 का संशोधन अधिनियम। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल बना था। कहाँ का? तो बंगाल का। तो वो जब बन रहा था तो वो कॉर्नवालिस कहा था कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब हमें 2 शक्ति और दिया जाएगा। क्या?
तो काउंसिल यानी परिषद, जो 4 सदस्यीय काउंसिल परिषद का गठन किया गया था 1773 में, कहा कि वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय से मैं स्वतंत्र रहूँगा, यानी वो जो निर्णय लेंगे मैं उस निर्णय को मान भी सकता हूँ और नहीं भी मान सकता हूँ। पहला तो नियम ये, और दूसरा वो सेनापति का भी अधिकार मांग लिया कॉर्नवालिस। 2 अधिकार, जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया था उसके निर्णय को अस्वीकार कर सकता था, और दूसरा सेनापति का यानी कमांडर इन चीफ का भी पद उन दोनों को मांग लिया। तो इस प्रकार 1786 के संशोधन अधिनियम में यही दो निकला। काउंसिल के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था कॉर्नवालिस, और सेनापति और कमांडर इन चीफ दोनों एक ही पद हुआ, दोनों को अपने शक्ति में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार 1786 में 2, 1784 में 2 और 1773 में 5। 1773 में कितने? 5। 81 में कितने? 2। 84 में कितने? 2 नियम। अब आते हैं 1786 में। 1786 का संशोधन अधिनियम ये तो हो ही गया। अब आते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। ये पहला चार्टर एक्ट है। सवाल कभी कभी पूछ जाता है कि सबसे पहला चार्टर एक्ट कौन था, तो 1793 का चार्टर एक्ट ही पहला चार्टर एक्ट था। तो इसके अधिक क्या क्या मुख्य बातें थी, तो कंपनी के व्यापार का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापार का अधिकार कितने? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा नियम ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन आदि भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो गठन किया गया था किसके लिए? राजनीतिक कार्य के लिए, तो उसका वेतन कर्मचारियों को कहाँ से दिया गया, तो इसके कर्मचारियों को भारतीय वित्त से यानी भारतीय राजस्व से दिया जाना, मतलब निर्णय इसमें लिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य होंगे उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो चार्टर एक्ट में प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में 2, कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये नियम लाया गया। ये हुआ 1793 का चार्टर एक्ट। अब चलते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बाद अब आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, क्योंकि इसी से हम लोगों का दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट के द्वारा हटा दिया गया। तो उसमें 1813 भी था, 1833 भी था, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो बहुत सारे 1833 मारे थे स्टूडेंट, बहुत सारे 1813, लेकिन रियल में उसका आंसर 1813 ही होगा, क्योंकि आंसर के जब स्कोर आया तो पता चला कि नहीं, आंसर 1813 ही था। तो 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, तो इसमें 4 मुख्य बातें फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। 1773 में 5 मुख्य बातें, 1781 में 2, 1784 में 2 और फिर 1786 में भी 2। उसके बाद 1813 में आता है, तो इसमें 4 मुख्य बातें क्या क्या, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 90% कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अपवाद में क्या क्या रह गया, तो कंपनी जो है वो चाय का व्यापार कर सकता था और चीन देश के साथ व्यापार कर सकता था। तो ये तो हो गया पहला मुख्य बात है। दूसरा मुख्य बातें थे कि ब्रिटिश मिशनरी जो थे यानी ब्रिटिश पादरी जो थे उनको ये हक दे दिया गया कि वो भारत में आकर भारतीयों को प्रबुद्ध कर सकते थे, भारतीयों को पढ़ा सकते थे। तीसरा बात ये हो गया कि शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च किया गया। 1873 एक्ट के तहत पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। और चौथा नियम ये है कि ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने से छूट दे दी गई। बेसिकली बात है कि जब कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जब समाप्त कर दिया जाएगा तो खोल किसके लिए दिया जाएगा व्यापार, तो ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो जब व्यापारिक अधिकार खत्म तब ब्रिटिश नागरिकों का हक मिल गया कि अब ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। तो मुख्य 4 बातें 1813 में, पहले कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, दूसरा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में आकर पढ़ाने का अधिकार मिला, शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया खर्च हुआ और ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। ये तो हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। अब आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ इसमें एक और बात है, क्योंकि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 1793 का जो चार्टर एक्ट है ये वाला, इसमें से 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। फिर 20 वर्ष के बाद 1813 आया और फिर 20 वर्ष के बाद 1833 आया, फिर 20 वर्ष के बाद 1853 आएगा। तो इसी प्रकार 20-20 वर्ष बढ़ते गया। तो 1813 के 20 वर्ष बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट।
ठीक है ना। तो इसमें पहली मुख्य बातें थे, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी चाय का अधिकार जो था वो और चीन के जो साथ व्यापार करने का अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया कंपनी के अधिकार को। दूसरा नियम ये था कि कंपनी का कार्य मात्र भारत का शासन करना रह गया, यानी कंपनी को ये ऑर्डर दे दिया गया कि अब आप केवल भारत का शासन करने के लिए दिमाग लगाएं कि कैसे भारत में शासन किया जा सकता है। तीसरा ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, और इसी के तहत प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। चौथा नियम है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब कर दिया गया? ये BPSC में क्वेश्चन आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। लेकिन उन्मूलन कब किया गया? तो 1843 में एलनबरो के समय किया गया। उन्मूलन और विधि विरुद्ध दोनों में अंतर है। विधि विरुद्ध कब किया गया? तो विलियम बेंटिंक के समय, और लेकिन उन्मूलन कब हुआ? तो 1843 में एलनबरो के समय हुआ। तो ये हुआ चौथा नियम। पांचवा नियम ये है कि विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। जो विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। पांचवा ये हो गया। छठा ये हो गया कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया एवं लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। सातवां यह है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। सफल किस में जाकर हुआ? तो 1853 में पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। बाद में ये जाकर 1853 में सफल होता है। तो मुख्य इसमें 7 बातें: कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त, कंपनी का कार्य मात्र भारत में शासन करना रह गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध किया गया। कब? तो 1833 के तहत। लेकिन उन्मूलन कब हुआ दास प्रथा का? तो 1843 में। उसके बाद पांचवा ये कि विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति की गई। छठा ये हुआ कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। सातवां नियम ये था कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रयास किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। अब आते हैं फिर 20 वर्ष के बाद 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट। ये 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था। सवाल एक बार आ गया था PCS में कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो यही है 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? तो सिविल सेवकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर सफल हुआ, जो पिछले बार में असफल हो गया था। एक नंबर ये हो गया, ठीक है ना। इसके लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। किसके लिए? तो परीक्षा कराने के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। दूसरा ये है कि विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया। विधि और प्रशासन का जो कार्य था, इन दोनों विभाग को अलग कर दिया गया। विधि सदस्य में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद शब्द किस एक्ट के तहत आया? तो 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट के तहत, है ना। जिसमें 4 का चुनाव कहाँ से किया जाना था? तो बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा। और इसी के तहत केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। कहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो ये केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो 4 क्षेत्र वो कौन कौन थे? तो बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा, ठीक है। तो ये हो गया 1853 में मुख्य 2 बातें। एक, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ। दूसरा कि विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग, है ना, और केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। ठीक, ये हो गया 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। अब आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपनी का शासन यहीं पे ख़त्म हो जाता है और सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? चूँकि आप जानते हैं कि 1757 में
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें बिहार की ओर से वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे, अवध की ओर से हजरत बेगम भाग लिए थे, जैसे तात्या टोपे, नाना, ये सब जितने भी फेमस नाम है वो सब 1757 की क्रांति में भाग लिए थे। और उसी 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों का शासन का जो कमर था टूट गया था। तब वो सोचे कि भारत में शासन करना है तो बहुत सारी परिवर्तन हम लोगों के एक्ट में करना पड़ेगा, तभी भारतीय बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के हाथ से भारत का शासन निकल जाएगा। इसलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम पहली बार लाया गया और बहुत सारे जो एक्ट थे जो जनता के हित में नहीं थे वो सबको हटा दिया गया। तो इसमें पहला मुख्य बातें क्या था, तो भारत का शासन कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। यानी कंपनी का शासन भारत से हटकर कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन, यानी सीधे ब्रिटिश का जो संसद होगा वो सीधे वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा भारत के शासन को। दूसरा नियम मुख्य बात इसमें क्या होगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसको समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, क्योंकि उस समय जब लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, तो यही अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुए। क्योंकि जब 1757 की क्रांति जब असफल हो गई है ना, अंग्रेज जब इस क्रांति को जीत गए अंत में, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहली बार महारानी का घोषणा पत्र सुनाए थे इलाहाबाद में, और इसमें क्या क्या कानून था वो सबको बताए थे। तो इस प्रकार प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। चौथा नियम ये है कि भारत सचिव का पद का गठन किया गया, मेन इसी के हाथ में पावर था। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में मेन किसके हाथ में पावर था, तो भारत सचिव। और ये भारत सचिव जो था वो इंग्लैंड के क्या था, संसद का एक सदस्य था और इसी के हाथ में टोटल पावर था। अब आते हैं पांचवा नियम, भारत में 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। 1858 के शासन अधिनियम के तहत भारत में 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो इसमें 1858 में मुख्य 5 बातें याद करना है। भारत का शासन कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, और भारत सचिव का पद का निर्माण किया गया जो ब्रिटिश के संसद के प्रति जिम्मेदार थे। और पांचवा ये था कि भारत में 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया। इस प्रकार कंपनी का शासन यहाँ खत्म हो जाता है। अब सीधे क्राउन का ताज यानी क्राउन का शासन यहाँ से पूरा चल देगा 1947 तक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। प्रथम 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 5 गो इसमें है मुख्य बातें, 5 याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2 आएगा, 1781 में 2, फिर 1784 में 2, फिर 1786 में भी 2, और उसके बाद 1793 में भी 2 एक्ट। उसके बाद आता है 1813 में 4 एक्ट आता है। फिर 1833 में मुख्य 7 बातें आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कौन, तो एक ये इम्पोर्टेंट है पूर्णतः समाप्त वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इसमें तो दोनों इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 ही नियम हैं। उसके बाद 1858 का 5 गो मुख्य बातें हैं। तो इस प्रकार वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब डेली क्लास देने वाला हूँ। पॉलिटी का आज पहला क्लास है। अब इस एक्ट को पढ़ के आप MCQ लगाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन इससे संबंधित एक भी गलत होगा। नेक्स्ट वीडियो में 1858 के बाद जो एक्ट आते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे बहुत अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। अगर आपको और क्लास भी चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट में कीजिएगा कि हाँ ये क्लास अच्छा है, तो मैं अगला क्लास बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।